लिए खास क्यों है? क्योंकि आज के ही दिन 31 अक्टूबर 1943 को इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी, जो खास तौर पर कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने की थी। बाद में इसका नेतृत्व, इसका योगदान, यानी हम कह सकते हैं कि ये सेनापति के तौर पर सुभाष चंद्र के पास ये पूरा नेतृत्व है वो चला गया। तो सुभाष चंद्र बोस थे, खास तौर पर आजाद हिंद सरकार की जो उन्होंने रचना की थी, उसमें वे ही खुद प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे। यानी कि भारत से दूर एक अविभाजित सरकार की रचना की। आप सोच नहीं सकोगे कि इस सरकार की जर्मनी, जापान, फिलीपाइंस, काफी सारी देशों ने मान्यता भी दी थी। इसके अलावा ये जो सरकार थी, इस सरकार का अपनी खुद की बैंक थी जिसका नाम था आजाद बैंक। उसके अलावा खुद की मुद्रा थी, उसने यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख तक की नोट भी छपवाई थी और नोटों को छपवाने में जर्मनी और जापान में मदद भी की थी। और जो 1 लाख रुपए की नोट थी उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी थी। उसके अलावा जो जापान ने अंडमान निकोबार आइसलैंड सुभाष चंद्र बोस को दिए थे, तो उस आइलैंड का सुभाष चंद्र बोस ने नाम रखा शहीद और स्वराज। तो आप सोच सकेंगे कि उसका प्रशासनिक व्यवस्था खुद की थी, गुप्तचर संगठन भी खुद का था, और इन्होंने भारत की आजादी के लिए और उनके साथी सैनिकों ने जो जज्बा जुटाया था, तो वाकई ही वो काबिले तारीफ है। शायद हम उसको शब्दों से बयां भी नहीं कर सके कि हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। इससे हमें यही पता चलता है, और हमें अपने वास्तविक जीवन में ये समझना पड़ेगा कि हमें आजादी का जो महत्व है, अपने देश को प्रेम करना चाहिए, अपने मन में देश भावना वो जागृत करनी चाहिए। हमें प्रांतवाद, प्रदेशवाद, भाषावाद, जातिवाद और धर्म से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। जब तक ये भावना हमारे में नहीं आएगी, हमारा कुछ नहीं होगा। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि देश तुम्हारे लिए क्या करेगा ये मत सोचो, सोचो ये कि तुम देश के लिए क्या करोगे। तो वास्तव में हमें इस तरह से अपने देश के प्रति, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उसकी जो सेक्रीफाइस है भारत देश की आजादी में, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमारे वास्तविक जीवन में भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमें अपने जीवन में भी डालना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप चपरासी हो, चाहे व्हाइट कॉलर जॉब हो, बड़े एंटरप्रेन्योर हो, जो भी काम करते हो, लेकिन उसका सीधा असर इफेक्ट है वो हमारे देश पर पड़ती है। इसलिए जो भी काम करो पूरी निष्ठा से करो, पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि ये जो आजाद हिंद सरकार थी उसका प्रमुख था एकता, निष्ठा और त्याग। ये 3 चीजों इन्होंने अपने आमतौर पर जो ब्रिगेड थी उसमें सम्मिलित किए थे। इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि अलग अलग ब्रिगेड की उन्होंने रचना की थी, जैसे कि आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, और खास तौर पर जो नारियां थी, नारियों के लिए उन्होंने एक अलग ब्रिगेड की रचना की थी जिसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। बाद में जब जापान की सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार हो गई, और तब खास तौर पर इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया जो लाल किला यानी कि रेड फोर्ट ट्रायल चलाया, जिसमें 3 लोग आमतौर पर उस पर सुनवाई होनी थी, जिसमें शाहनवाज, सहगल और ढिल्लो। बाद में भारत के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, लोग इसके समर्थन में आए, और ब्रिटिश हुकूमत थी उनकी आंख है वो खुल गई, और बाद में इन तीनों को रिहा भी करा दिया। तो हम अपनी आजादी में जो हमारा योगदान है हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हमें फ्री चीज मिली है, चाहे आप नवोदय में हो तो हमें फ्री चीज मिली है, खाना मुफ्त में मिलता है, कपड़े मुफ्त में मिलता है, तो हमें फ्री चीजों की कदर करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप सब युवा हैं, आपके पास भारत की धरोहर आपके पास है,
इसलिए इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। और लास्ट में मैं इतना ही कहता हूं कि जो सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे उनको हमें अपनाना चाहिए। चाहे सुभाष चंद्र नेताजी के बारे में जो कहा गया है कि बाद में उनका निधन किस तरह के हुआ, वो आज भी एक अटकलें है कि उसकी मौत है वो किस तरह से हुई, लेकिन उसके विचारों को आज भी हमारे मन में जिंदा रखना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. It was very amazing speech. Now I would like to call our school principal to share his words of wisdom with all of us. विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि कार्यक्रम में विदित कराया गया कि हम लोग राइजिंग डे पे एकत्रित हुए हैं। राइजिंग डे दिस टू राइज, टू नो। हम लोगों को ये सब चीजें जानना चाहिए और ये सब चीजें जानने के उपरांत हम लोगों को अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। इतिहास इसी तरह से नहीं बने हैं। इतिहास और संघर्ष और मानव, इनका बहुत नजदीक का संबंध है। हम जब अपने भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखते हैं मुख्य रूप से, तो इसमें आधुनिक रूप में जो आंदोलन चला उस पे जब हम लोग आते हैं तब ये पाते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही कम लेखकों ने लिखा है। जो संदर्भ ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वो बहुत ही कम है और अविश्वसनीय है, क्योंकि इतिहास जो लिखा गया वो पारतंत्र में लिखा गया और इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है। चूंकि ब्रिटिश जो सत्ता थी वो विजेताओं की सत्ता थी, उन्होंने उतना ही इतिहास लोगों के सामने आने दिया जितना उनके अस्तित्व को सामान्य ठहरा सकता था। इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इन सारी घटनाओं को हम लोगों को देखना होगा कि वो घटनाएं किस हिसाब से घटी और वो किस परिप्रेक्ष्य में घटी। भारत में जब हम लोग देखते हैं 1920 से लेकर 1947 तक का जो समय है और 47 से लेकर 1965 तक का जो समय है, वो सिर्फ भारतीय इतिहास पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव के रूप में हम लोग देखते हैं। उस समय अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ऐसा था कि एक तरफ ये ताकतें थी और दूसरी तरफ फांसीवादी ताकतें थी। फांसीवादी ताकतें बनाम लोकतंत्र, ये झगड़ा दुनिया में चल रहा था, जिसमें फांसीवादी ताकतों का नेतृत्व किया जर्मनी ने, इटाली ने और अन्य देशों ने, जबकि लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व इंग्लैंड ने किया। मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, इनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। इन दो विचारों में हमारा देश भी विभाजित हो गया और हम चूंकि ब्रिटिशों के अंकित थे, इसलिए हम लोगों को ब्रिटिशों के विचारों में हाथ से हाथ मिलानी पड़ी। हम लोग देखते हैं कि जो फुटबॉल की गेंद होती है उसको हर कोई लात मारता है और हर कोई लुढ़कता है। लुढ़कना उसका नसीब है। वो लुढ़कती इसलिए क्योंकि अंदर से खोखली है, अंदर से खाली है। युवाओं का भी ऐसे ही होता है अगर युवा अंदर से खाली है। ये अंदर का खालीपन भरने का काम हमारा इतिहास करता है, विचार करते हैं। इसलिए इतिहास हमको जानना है और विचार हमको बनाने हैं, और इतिहास और विचार जब बनेंगे, मिलेंगे, इसकी जब जानकारी हमें होगी तब हमारे दिमाग में चिंतन आएगा, और ये चिंतन अगर स्वतंत्र है तो फिर हम अपने हिसाब से आगे मार्गक्रमण करेंगे, जैसा जापान कर रहा है। ध्यान रखिए, आज भी एशिया का एकमेव देश जापान है जिसके राष्ट्र प्रमुख को यूरोपियन राष्ट्र प्रमुख बराबरी का दर्जा देते हैं, जबकि हमारे राष्ट्र प्रमुख अगर यूरोपियन राष्ट्र प्रमुख के किसी भी देश में जाएंगे तो उनकी अगुवाई करने के लिए एक सेक्रेटरीट लेवल का आदमी आता है। सिर्फ जापान ही एकमेव ऐसा देश है जिसके देश का पंत प्रधान अगर यूरोप में जाता है तो दूसरे देश का पंत प्रधान उनकी अगुवाई करने के लिए आता है। ये इसलिए क्योंकि जापान खोखला नहीं है। इनका ज्यादा प्रभाव उस समय हमारे ऊपर था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर था। मगर विचार प्रणाली कुछ ऐसी निकली कि हम लोग ब्रिटिशों से आजाद होंगे और जापान के गुलाम बनेंगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए उस समय ये विचार था
कि हमें आजादी हासिल करनी है शांतिपूर्ण मार्ग से। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो मार्ग चुना था वो शस्त्र का मार्ग था, सैनिकों का मार्ग था, रेजिमेंट का मार्ग था, जिसके लिए पर्याप्त अनुभव और पर्याप्त स्वीकार्यता भारत में नहीं थी। जरूरत है भारत में लोगों को शिक्षित करने की और उन्हें सोचने के लिए वातावरण देने की। अगर वातावरण मिलेगा तो बच्चा सही सोचेगा, और सही जब वो खुद से स्वीकार करेगा तब सारी चीजें उसके लिए सत्य होगी और वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। यूरोपियन देश मजबूत इसलिए है क्योंकि वहां का हर युवा सोचता है, वहां की शिक्षा प्रणाली हर युवाओं के लिए उपलब्ध है, वहां की शिक्षा में सोचने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, हमारे यहाँ पर सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उसमें फिर व्यक्तिवादी तो आ जाती है, मुझे जो सच लगता है मैं ही इन बच्चों में देखना चाहूंगा। जरूरी नहीं कि वो बच्चा उसे स्वीकार करे, मगर ज्यादातर अमूमन यही देखा गया है कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली उस हिसाब से चलती है। इसलिए फिर वो प्रगल्भता हमारे युवाओं में नहीं है जो यूरोपियन लोगों में है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हम समझते हैं, जब आजादी का संघर्ष चला तब नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारियों का एक दल और सशस्त्र दल, ये 4 दल उस समय काम कर रहे थे अपने अपने हिसाब से। किसको कितना यश मिला ये यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। ये सारे के सारे लोगों के प्रयासों का अंतिम परिणाम हमारी आजादी है। तो इस आजादी के होम कुंड में आजाद हिंद फौज ने जो योगदान दिया उस पर चर्चा करने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत में जो प्रयास किया गया था ये प्रयास अनूठा है। अनूठा इसलिए है क्योंकि इस तरह की सोच सबसे पहले भारत में आई कि भारत को सैनिकी माध्यम से आजादी दिलाई जा सकती है और इस आजादी में उन राष्ट्रों की मदद ली जा सकती है जो जिसके खिलाफ पूरी दुनिया है। जर्मनी, जापान, इंग्लैंड ये जो राष्ट्र थे उस समय पूरे दुनिया की अगुवाई कर रहे थे। अमेरिका तो आपको 16वीं सदी में आया है, 1776 में। अमेरिका का उदय एज अ राइजिंग पावर वर्ल्ड के इतिहास में 1776 के बाद होता है। उससे पहले इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिस देश ने पूरे के पूरे दुनिया का नेतृत्व किया। तो हम लोग काफी लंबे समय से इंग्लैंड के प्रभाव में थे, इसलिए इंग्लैंड जो सोचता था वही सोच हमारी भी थी। उस सोच के खिलाफ जाने का पहला काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। सशस्त्र मार्ग से भारतीय लोगों को क्रांति करके, जापान का उपयोग करके, जर्मनी की मदद लेके युवाओं को एकत्रित करके, शिक्षित करके, संगठित करके आजादी ली जा सकती है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विचार दिया। उन्होंने लोगों के दिलो दिमाग में एक जाज्वल्य अभिमान भेजा और जाज्वल्य अभिमान के तहत युवाओं को ये शिक्षित किया, युवाओं को नेतृत्व दिया कि इस मार्ग से भी आजादी हासिल हो सकती है। मगर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, उस परिस्थिति में हमें यश नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोगों को आजादी उस समय बाद में मिली। जो जिस राष्ट्र के दिलो दिमाग पर हम लोग इस आजादी का शकट आगे चला रहे थे उस पर ही परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने पूरे के पूरे राष्ट्रवाद की हवा निकाली, है ना। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए गए तब सारी की सारी अंतरराष्ट्रीय सोच एक तरफ हो गई, जापान बेचिराग हो गया और जापान के मनोबल पर आधारित जो हमारा संघर्ष है वो भी कमजोर पड़ गया। मगर कमजोर पड़ने से उसका महत्व कम नहीं होता। इसलिए चूंकि अनूठा विचार है, इसलिए बच्चों को इसकी जानकारी हो, इसलिए ये सब कार्यक्रम हम लोग स्कूल में मना रहे हैं। ये राइजिंग डे है, आजाद हिंद फौज। ध्यान रखना, भारत की आजादी का नेतृत्व सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल आज भी वैचारिक रूप से सबसे अग्रणी राष्ट्र है, अग्रणी राज्य है। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियां वहां पर है और उन्होंने भारतीय आजादी के संघर्ष का मार्गदर्शन किया, दिग्दर्शन किया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में अनुशीलन समिति की स्थापना होकर महाराष्ट्र भी इसमें आगे आ गया। तो भारत की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला पश्चिम बंगाल राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और फिर उड़ीसा आता है। तो ये जो पूरा का पूरा सार है आजादी का,
हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए और इनके योगदान को हमेशा हमारे दिल में जिंदा रखना चाहिए। हमेशा स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र चिंतन, शिक्षा, नया सीखना और अनूठा सीखना, इस पर ज्यादा जोर हम देंगे तो हम लोग निश्चित ही इन सब कार्यक्रमों के महत्व को समझेंगे, आजादी के महत्व को समझेंगे, आजादी की आवश्यकता को समझेंगे और जब आवश्यकता और महत्व को हम समझेंगे तो ये हक और अधिकार दूसरों को भी होने चाहिए, इस दिशा में हम लोग सोचेंगे। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और आयोजन के पीछे का मकसद ये है कि बच्चों में स्वतंत्र विकसित बुद्धि, स्वतंत्र चिंतन विकसित हो और फिर ये आंदोलन करें तो वो सही दिशा में हो सकते हैं। ये सोच के इस तरह का कार्यक्रम बच्चों को, युवाओं में हाथ में रख के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने चलाया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवाओं में सबसे ज्यादा विश्वास दिखाया। ये युवा ही है जो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा अपने मन में रखते हैं। तो इसी तरह के इस कार्यक्रम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया, आगे बढ़ाया। भारतीयों ने इसको भरपूर प्रतिशत दिया, महिलाओं ने इसको भरपूर प्रतिशत दिया और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ने इसमें योगदान दिया। आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा सैनिक मध्य प्रदेश के देवास जिले से थे। भारत में आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले सैनिक मध्य प्रदेश के देवास जिले से थे, जो आज एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है देवास। तो इस तरह इस चीज का महत्व हम लोगों को याद रखना चाहिए और नेताजी के योगदान को हमेशा अपने दिल में सहज कर रखना चाहिए। इतिहास को पढ़ते रहना चाहिए, इतिहास पर गर्व करना चाहिए और इतिहास बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।